हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों, हमेशा मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप बोर्ड्स में हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट हमेशा सक्सेस के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है बच्चा, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का ह्यूमन आई। देखो, ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स मैंने करा दिए थे, फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं, बच्चे को ह्यूमन आई के बारे में भी बताना चाहिए। ठीक है, डिफेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन आई के बारे में जब तक हम बेसिक नहीं पता करेंगे, बेसिक नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे पता चलेगा उसकी वर्किंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन आई। ठीक है, और ह्यूमन आई के बारे में वैसे भी हमें जनरली पता होना चाहिए कि हमारी जो आई है वो कैसे वर्क करती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसमें कौन कौन से उनके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पूरी वीडियो देखिए बच्चा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको पूरा टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा आज का टॉपिक ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई देखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का बहुत संवेदनशील पार्ट है ये। आपको पता ही है, अगर आंख में एक छोटी सी चीज भी लग जाए तो कितना हर्ट होता है, कितना दुख होता है और आंख से आंसू आने लग जाते हैं। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है भाई आंख नहीं है तो क्या, कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये बात बिल्कुल सच है भाई। ठीक है, जिनके पास नहीं है उनको इसकी वैल्यू को पता है, जिसकी कमजोर है तो वैल्यू पता है इनका। तो आंख एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। तो हम पढ़ते हैं आज के जो आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। देखो, ह्यूमन आई एक तरीके से एक गोल शेप की होती है और इसके ये जो पार्ट्स हैं ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं इसको। इसके बीच में एक एक्वस ह्यूमर फिल होता है, ये प्यूपिल है बेटा। यहाँ एक आयरिश होती है, ये जो है एक कॉर्निया है सबसे बाहर वाला हिस्सा हिस्सा और ये हमारे पास ये सिलेरी मसल्स होती हैं, रेटिना है और ये ऑप्टिक नर्व है। तो चलिए वन बाय वन सारे पार्ट्स को धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? देखो, सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है आंख का, ये वाला हिस्सा, ये सबसे बाहरी लेयर पे है ना। ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, एक फिल्म होती है बेटा। आप अपने आसपास कोई भी बैठा है उसकी आंखों में जरा देखो, जरा आपको ना एक चमकदार एक लेयर सी नजर आएगी, है ना, जिससे आंखों में चमक क्रिएट होती है ना। तो शाइन जो क्रिएट होती है ये इस लेयर की वजह से क्रिएट होती है। ये कॉर्निया होता है, ये हमारी आई को पूरा प्रोटेक्ट करता है बेटा, एक लेयर बनाता है और इसी के थ्रू लाइट है ना जो हमारी एंटर करती है। तो कह रहा है कि इट इज अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर, इसी के थ्रू लाइट क्या होती है बेटा, हमारी आई में एंटर करती है। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ आई, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अकर थ्रू द आउटर रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉर्निया। मतलब कॉर्नियर से ही जो लाइट है वो एंटर करती है और ये ट्रांसपेरेंट बल्ज बल्ज एक तरीके से ऐसे ये वाला हिस्सा क्रिएट करता है, ये हमारा, समझ के, ये उभार सा ये ये क्रिएट करता है, समझ के। अगर आप आंख को देखेंगे थोड़ा सा, एक जैसे लेंस जो लगाते हैं उनको पता चल जाता है, थोड़ा सा उभार सा होता है, आंख में उठी हुई सी होती है ना। तो ये बल्ज क्रिएट होता है कॉर्निया की वजह से, समझ गए। ये कॉर्निया होती है फिल्म में एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया क्योंकि देखो यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है ना बेटा, एक मीडियम है तो नेचुरल, ये ग्लास नहीं है बट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, और ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब भी लाइट एंटर करती है तो रिफ्लेक्शन होता है, समझ के। ओके, नेक्स्ट इज आई बॉल। इट इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। ये ऑलमोस्ट हमारी जो है स्फेरिकल इन शेप की होती है। आई बॉल आपको पता ही है, ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप होती है, जिसका डायमीटर कितना होता है बेटा, 2.3 सेंटीमीटर। तो जो आई बॉल है इसका साइज ऑलमोस्ट कितना होता है बेटा, 2.3, लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास इतना साइज होता है इसका। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आई बॉल के बारे में, नेक्स्ट करते हैं हम। अब आते हैं आयरिश। आयरिश क्या होता है? देखो, अगर हम ध्यान से देखें, आंख के अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा, ये वाला पोर्शन जिसकी वजह से जो कलर्ड होता है ना, जो कलर्ड हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हम आयरिश। क्या बोलते हैं बेटा? इसको आयरिश बोलते हैं। और आयरिश की वजह से ही लोगों की आंखें डिफर करती हैं, है ना। आप देखिए अपने दोस्त की आंख में, या फिर अपने पेरेंट्स के, या फिर कोई भी जिसकी आंख में अगर आपको देखेंगे तो हर एक का जो आयरिश का कलर है वो चेंज नजर आता है आपको। किसी की ब्राउनिश आई होती है, किसी की ब्लू आई होती है ना, गाना भी बना है भाई ब्लू आई वाला। ठीक है, तो किस वजह से?
ब्लू आई किसकी वजह से? उसके आयरिश के कलर की वजह से। तो ये कलर्ड एक तरीके से डायफ्राम होता है, कलर्ड पार्ट होता है ये हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से आई के अंदर क्या होता है? कलर आता है। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है बेटा, ठीक है, तो उसकी वजह से कलर आता है। इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हम प्यूपिल। क्या बोलते हैं बेटा? प्यूपिल। तो आयरिश के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है प्यूपिल, और प्यूपिल एक होल है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ब्लैक कलर की कुछ चीज लगी हुई है, या नहीं, इट्स अ होल, कंप्लीटली होल, एक छेद है ये, ठीक है। फिर ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता? देखो बेटा, अगर किसी जगह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में नहीं आएगी तो वो चीज हमें क्या दिखाई देगी? ब्लैक दिखाई देगी। अंधेरा कमरा हमें ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके अंदर से कोई भी लाइट हमारी आईज में रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती है। तो सेम एज अगर यहां से कोई लाइट जा रही है ना, कोई भी लाइट अंदर एंटर कर रही है ना, और आप मुझे देख रहे हो, इसमें लाइट एंटर कर रही है मेरी आईज में, है ना, आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, तो वहां जो लाइट जा रही है इसके अंदर, मेरी आईज के अंदर जितनी भी लाइट जा रही है वो लाइट वापस होके रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही, वो सारी अंदर कहां जा रही है? रेटिना के पास जा रही है। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी, तो इसका मतलब आप तक कोई लाइट नहीं पहुंचेगी मेरी इस क्या आयरिश प्यूपिल की तरफ से, तो इसका मतलब ये कैसा दिखाई देगा? हमें ब्लैक नजर आएगा। तो प्यूपिल क्या होता है बेटा? एक डार्क होल होता है। और मजे की बात ये है, प्यूपिल एकमात्र चीज है हमारी बॉडी के अंदर जिसका साइज जन्म से लेके अंत तक, मतलब मृत्यु तक, जब तक डेथ होती है तब तक इसका साइज हमारा सेम रहता है। ठीक है बेटा? ओके, तो पढ़ते हैं इसको। इट इज आयरिश क्या होता है? इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम। डायफ्राम मतलब लेयर, झिल्ली, दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। इसका काम क्या है? इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। अगर ये एक्सपेंड हो जाती है, जैसे हम अंधेरे कमरे में जाते हैं भाई बाहर से, जैसे आप सिनेमा हॉल में जाओ, सिनेमा हॉल में क्या होगा? अगर आप जैसे एंट्री करोगे आपको आंखें फाड़ फाड़ के अपनी सीट देखनी पड़ेगी। भाई कहाँ है भाई L35, कहाँ है भाई, है ना, देखना पड़ेगा उसको, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्यूपिल क्या हो रही है? एक्सपेंड, आयरिश ने उसको एक्सपेंड कर दिया प्यूपिल के साइज को, समझ गए, ताकि उसमें मैक्सिमम लाइट एंटर हो सके, है ना। अगर प्यूपिल का साइज ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो हम ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे। और कॉन्ट्रेरी, अगर हम उल्टी तरफ जाएं, जैसे मान लो अंधेरे से हम उजाले की तरफ जाते हैं, रोशनी की तरफ जाते हैं, तो हम आंखों को ऐसे मीच लेते हैं, ऐसे बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होगा? क्योंकि अभी लाइट हमारी कम जा रही थी, हमारी जो आईज में कम जा रही थी, ठीक है। अब क्या होगा? अचानक से हम ज्यादा लाइट में आएंगे तो क्या होगा? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल होना पड़ेगा। भाई कौन करेगा उसको? आयरिश करेगा, ताकि अचानक से ज्यादा लाइट एंटर ना हो सके। तो इसलिए क्या करेगा? जो है जो आयरिश है प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, थोड़ा सिकुड़ देता है जिसके साइज को, ताकि कम लाइट एंटर हो सके। फिर धीरे धीरे नॉर्मल होता है, तो फिर हम नॉर्मल आईज की तरह देखने लग जाते हैं। समझ के? ओके। फिर उसके बाद क्या है? अच्छा, इट हैज टू अकोमोडेशन द लाइट बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, जो भी मैंने बताया। प्यूपिल नेक्स्ट हिस्सा है बेटा, प्यूपिल इट कंट्रोल एंड द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, इनके फंक्शन पूछे जा सकते हैं। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, आई के अंदर कितनी लाइट एंटर होती है। इट इज द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड लेंस, तो ये ब्लैक ओपनिंग होती है बेटा, ठीक है, और ब्लैक होती है ये। लाइट एंटरिंग कैन नॉट एग्जिस्ट, इसके मैं वही बता रहा था, इसके अंदर जो आती है लाइट, इसीलिए ये ब्लैक नजर आता है, क्योंकि इससे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है बेटा? नेक्स्ट आते हैं हम क्रिस्टलाइन लेंस। आई के अंदर एक लेंस होता है बेटा, जो ये कौन सा नेचर का होता है? कॉन्वेक्स लेंस नेचर होता है। समझ गए? तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर का लेंस होता है, ये हमारा नेचुरल लेंस होता है। और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के अगर फोकस से ऑब्जेक्ट आगे रखोगे, मान लो ये फोकस है इसका, ठीक है, इससे आगे रखोगे तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज हमेशा बनती है इन्वर्टेड। जी हाँ बेटा, इमेज कैसी बनती है? हमेशा इन्वर्टेड बनती है। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं, अगर पेन ऐसे है आपके सामने, तो पता है इसकी इमेज रेटिना पे ऐसे बन रही होगी, है ना। फिर हमें ये उल्टा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बेटा हमारा जो ब्रेन है वो उसको सीधा करके रीड करके सीधा आई एम सॉरी सीधा रीड करता है। समझ गए? तो उसकी फंक्शनिंग इस तरीके से है कि जो भी इन्वर्टेड इमेज आएगी उसको ये सीधा इंटरप्ट करता है, सीधा पढ़ता है। समझ गए? इंटरप्रेट करता है, सॉरी इंटरप्रेट कर दिया मैंने। तो सिलेरी मसल्स क्या होता है? सिलेरी मसल्स क्या होती हैं? अब हाँ जी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड फोकस एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। तो रेटिना पे फोकस करता है, ये लेंस की वजह से ही फोकस होती है। ओके,
इट कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस, ये किसका बना होता है? फाइबर का बना, जेली लाइक मटेरियल, जैसे जेली आपने टॉफी खाई होगी तो ऐसा होता है ये कुछ जेली टाइप, क्योंकि ये हार्ड थोड़ी ना है, जैसे आपके ग्लास हैं चश्मे की में जो ग्लास होते हैं वैसा थोड़ी ना होगा, नेचुरल है तो ये ऐसा होगा, मेम्ब्रेन की तरह होगा। तो दिस इज कन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जिंग द लाइट ऑन रेटिना। कौन सा लेंस होता है बेटा? कन्वर्जिंग लेंस। सिलेरी मसल्स कौन सी होती है? इट हैज टू चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ लेंस। देखो सबसे पहले देखो मेरी बात, सिलेरी मसल्स ये होती हैं जो इसको होल्ड करके रखती हैं, इसका बहुत बड़ा फंक्शन है हमारी लाइफ के अंदर। कैसे कि देखो अगर ये लेंस जो ये मसल्स है ये स्ट्रेच हो गई, ये मैंने कल आपको डिफेक्ट्स में भी समझाया था, देखो अगर ये मसल्स हैं स्ट्रेच होगी तो ये लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा भाई। और पतले लेंस की फोकस कन्वर्जिंग पावर कम होगी तो ज्यादा होगी फोकस इसका, कन्वर्जिंग पावर कम होगी तो फोकस ज्यादा होगा। और अगर ये स्ट्रेच हो गया, अगर सिलेरी मसल्स ऐसे कंप्रेस होगी तो लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। और थिक लेंस की क्या हो जाएगी? कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होती है, फोकस कम हो जाएगा। तो हमारी आई के अंदर का फोकस जो चेंज होता है वो कौन करता है बेटा? वो करती है सिलेरी मसल्स विद हेल्प ऑफ, वो लेंस करता है विद हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। लेंस अकेले नहीं कर सकता, कौन? सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो करती हैं इसको। क्लियर है बेटा? ओके, length of curvature and hence changes its focal length so that we can see the object clearly placed at different position। तो हम इसको देख रहे हैं, अभी हमारी जो फोकल लेंथ है कम है, अब इस पेन को मैं दूर ले गया तो और बढ़ जाएगी। दीवार पे कुछ देखो जरा, सिलेरी मसल्स ने क्या कर दिया? फोकल लेंथ चेंज कर दी, समझ गए? तो सिलेरी मसल्स जो है हमारे फोकस को चेंज करती रहती हैं। अब आता है रेटिना। बेटा रेटिना क्या होता है? रेटिना वो पार्ट है जहां पे हमारी इमेज बनेगी। और रेटिना पे इमेज हमेशा कैसी बनती है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये एमसीक्यू आ सकता है। कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस से अगर हम फोकस से ऑब्जेक्ट को दूर रखेंगे, फोकस से नजदीक तो दिखेगा भी नहीं, है ना? ओके, अगर हम फोकस से दूर रखेंगे तो क्या होगा? वो इमेज कैसी बनाएगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा हमेशा। तो रेटिना पे हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है बेटा, समझ गए? अच्छा, रेटिना पे दो रिसेप्टर होते हैं बेटा जिनको हम बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स। अच्छा, जहां पे लाइट पड़ती है, इस चीज को ध्यान रखना, इसको बोलते हैं येलो सपोर्ट। और एक जगह लाइट नहीं जाती, कहां पे? यहां जहां ऑप्टिक नर्व जुड़ा होता है, इस जगह कोई लाइट नहीं गिरती है, इसको बोलते हैं हम ब्लाइंड सपोर्ट। रेटिना में दो सपोर्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं बेटा, येलो सपोर्ट एंड ब्लाइंड सपोर्ट। तो येलो सपोर्ट होता है जहां लाइट गिरती है, जितने भी हिस्से में लाइट पड़ेगी वो हमारा येलो सपोर्ट होगा, जहां लाइट नहीं गिरेगी वो हमारा ब्लाइंड सपोर्ट होगा। अच्छा, रेटिना के अंदर दो रिसेप्टर होते हैं बेटा, रिसेप्टर होते हैं जो लाइट सिग्नल को रिसीव करते हैं, रिसेप्टर्स। दो रिसेप्टर कौन कौन से? रोड्स एंड कोन्स, है ना? अब ये रोड रिसेप्टर कब एक्टिव होते हैं? देखो, जो रोड्स होते हैं वो डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं। किसमें बेटा? डिम लाइट में। तो जब लाइट कम होती है तो हमारे रोड्स उस सिग्नल को रिसीव करेंगे, और कौन से होते हैं बेटा? ज्यादा लाइट में, लार्ज लाइट में, ठीक है, मोर लाइट में। याद कैसे रहेगा? इसको याद करने का मैंने तरीका बताया। देखो, रोड जो होते हैं, वैसे स्पेलिंग अलग है, रोड है ना, रोड कैसे होते हैं? काले, ब्लैक होते हैं बेटा, और ब्लैक मतलब डार्क, है ना, और डार्क मतलब डिम लाइट, समझ गए? तो रोड स्पेलिंग अलग है बेटा, ये रोड होता है वैसे एक्चुअली, ठीक है, मैंने याद करने के लिए बनाया है। देखो ROD रोड है ना, जो रोड काले होते हैं, ब्लैक होते हैं, यानी डिम लाइट में एक्टिवेट कौन होंगे? रोड्स होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। तो अब करते हैं, इसमें एक और चीज हम बताने वाले हैं। कहाँ है ये? रेटिना हो गया। ऑप्टिक नर्व का ये बताया नहीं हमने, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज और भी है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? इसमें ना एक लिक्विड फिल होता है बेटा, दिस इज द लिक्विड फिल्ड बिटवीन क्रिस्टलाइन लेंस एंड जो हमारी कॉर्निया होती है, इसके बीच में एक लिक्विड फिल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये बिल्कुल, ठीक है। एक तरीके से ये आई प्रेशर को मेंटेन करता है, इस आई लेंस की प्रोटेक्शन भी, इसका न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है इसको। तो ये हमारा एक्वस ह्यूमर का फंक्शन है। अच्छा, ऑप्टिक नर्व आ जाते हैं हम। अच्छा, विट्रस ह्यूमर एक और ह्यूमर, ये आई जो है एक लिक्विड से फिल्ड होती है बेटा, ओके, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोटीन लाइक कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है ये, अदरवाइज लाइट आगे कैसे पास करेगी, ठीक है। तो ये विट्रस ह्यूमर इसके अंदर फिल होता है, ये आई को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, इस गोले को, क्लियर है बेटा, और आई को न्यूट्रिशन देता है ये, समझ गए? इतना डिटेलिंग नहीं है, बस न्यूट्रिशन लिख सकते हैं आप। अब आते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? देखो, अब ये जो सिग्नल है, ये जो नर्व्स होती हैं, इनके थ्रू हमारी जो आई है वो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। भाई हमें पता है कि ये क्या है, देखो
मेरी बात सुनो, आई क्या है? आई हमारा, आई जस्ट लाइक ए कैमरा। जैसे भाई कैमरा होता है आपका फोन का कैमरा, उसने फोटो खींचा और ऐसे ही हमारी आई है, उसको वो एक फोटो खींचती है या वीडियो बनाती है। ठीक है, इसने फोटो खींचा, लेकिन मुझे पता चला ये पेन है और ये पेन ऑरेंज कलर का है ना? ठीक है बेटा, और कोई भी दूसरी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये रिफिल है, ये इसकी कैप है, ये है ना? ये फोटो खींच रहे हैं, लेकिन ये वीडियो बना रहा है, और वीडियो किसको शेयर कर रहा है बेटा? ब्रेन को। ब्रेन बता रहा है भाई ये पेन है, ये कैप है। तो आई के पास दिमाग नहीं होता कि सोचने समझने की ये ऑब्जेक्ट ये है, ये समझ में आया? इसको कौन बताता है? इसको बताता है ब्रेन। तो ऑप्टिक नर्व का काम है इन सिग्नल्स को, जो सिग्नल्स हमारी आई में पहुंचे हैं, इनको कहां पहुंचाना बेटा? ब्रेन तक पहुंचाना और वापस लेके आना। समझ में आया? आई ही बताती है, वापस तो नहीं, वहां पे रीड हो जाते हैं हमारे ब्रेन इसको रीड कर लेता है कि कौन सा सिग्नल है। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या होता है बेटा? सिग्नल पहुंचते हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट था बेटा। फर्स्ट इफेक्ट है हमारा बेटा मायोपिया। मायोपिया को क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट मतलब कम, साइटेडनेस मतलब नजर। ऐसी आंख जिसके अंदर, जिसको सिर्फ पास के ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देते, दिखते तो हैं लेकिन साफ नहीं दिखाई देते, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट साइटेडनेस। बेटा नाम पे मत जाना, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है शॉर्ट साइटेडनेस मतलब साफ, शॉर्ट नहीं दिखता उसको, साफ नहीं दिखता, पास का, दूर का साफ दिखता है ना? शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट में उसकी कमी होगी, नजदीक वाले में कमी होगी। नहीं बेटा, जो नाम है, मैं आपको बता रहा हूं, जो नाम है बच्चे को वही दिखाई देगा साफ। समझ में आया? जैसे शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है पास का साफ दिखना, दूर का साफ नहीं दिखना। समझ के? ओके, तो नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, द डिफेक्ट इन विच, डिफाइन कैसे करेंगे? द डिफेक्ट इन विच ह्यूमन आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। समझ गए? जिनको फार ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देते और सिर्फ नजदीक के दिखाई देते हैं, क्योंकि नियर साइटेडनेस है, निकट दृष्टि दोष है, निकट का ही दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। कंफ्यूज मत हो जाना, जो नाम है सिर्फ बंदे को वही दिखाई देगा। समझ के? उसको बोलते हैं हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, कॉजेस क्या है? अब कारण क्या है? सबसे पहले देखो बेटा, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस है, सबसे पहले क्या होगा? उसकी जो इमेज है रेटिना की जगह कहां बनेगी बेटा? उसको रेटिना की जगह कहां बनेगी? पास बनेगी। देखो हमेशा एक नॉर्मल ह्यूमन आई को जो इमेज बनती है उसकी हमेशा कहां बनती है? देखो अगर ये रेज है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज गई कहां पे? आफ्टर रिफ्लेक्शन। भाई देखो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है? वहां से रेज रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आती है, हमारी आईज से कुछ नहीं जाता, हम कोई शक्तिमान नहीं है कि हमारी आईज से कुछ निकलता है, नहीं, वहां से कुछ रेज आएंगी हमारी आईज में। किससे रिफ्लेक्शन होगा? लेंस से पास होके, और कहां जाएंगी बेटा? रेटिना पे जाएंगी। कहां पे जाएंगी? रेटिना पे। तो ये नॉर्मल ह्यूमन आई का केस है। लेकिन अगर किसी को मायोपिया है तो ये जो रेज है ये कहां कन्वर्ज होंगी बेटा? पहले मिल जाएंगी। समझ गए? तो ये रेज कहां मिलेंगे बेटा? ये पहले मिल जाएंगे हमेशा। अच्छा, इसके कॉज क्या हो सकते हैं? पहले मिलने का कारण क्या हो सकता है? देखो ये यहीं पे है ना, यहां पे रेज है। एक कारण तो ये हो सकता है कि रेज वहीं पे आके मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा आई बॉल का साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, आई बॉल का साइज थोड़ा सा बढ़ जाए। ऐसा नहीं आंख फूल के इतनी मोटी हो जाएगी, नहीं नहीं बेटा, मतलब थोड़ा सा साइज बढ़ जाए उसका, तो ये एक कॉज हो सकता है, जिसको बोलते हैं हम इलोंगेशन ऑफ साइज ऑफ आई बॉल, यानी आई बॉल के साइज का बड़ा हो जाना। समझ गए? तो एक कॉज ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो रेज है पास मिल रही है, एक कारण। एक और चीज भी हो सकती है कि जो लेंस है ये जिम्मेदार है इसके लिए। कैसे? कि इसकी फोकल लेंथ पहले कहां थी बेटा? ये फोकल लेंथ होती है जहां रेज मिलती हैं, अब ये फोकल लेंथ इतनी रह गई है। समझ गए? तो फोकल लेंथ बेटा इतनी रह गई है। समझ गए? तो दूसरा कॉज ये हो सकता है कि जो लेंस है हमारी आंख के अंदर उसकी फोकल लेंथ कम हो जाए। ठीक है, तो छोटे बच्चे जो मतलब लगभग जो पढ़ाई करते हैं लगभग 20-25 साल तक, ये वाला डिफेक्ट ज्यादा चांस है। रीजन बिहाइंड कि एक तो स्टडी कर रहे हैं, हमेशा जो हमारी आई को हैबिट हो जाएगी सिर्फ पास का देखना, स्क्रीन ज्यादा यूज कर रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम जल्दी से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारी जो है एबिलिटी लूज हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी, किसकी? दूर के ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के लिए। समझ गए? तो पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना हैबिट हो जाएगा आई का। समझ गए? तो ये एक कॉज हो सकता है। फोकल लेंथ का
मेन रीजन होता है, पता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या एडवाइस करूं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हमेशा जब एक ऑब्जेक्ट कुछ पढ़ रहे हो या फिर स्क्रीन का टाइम आप यूज कर रहे हो, तो कुछ देर बाद 20-25 मिनट बाद दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करो थोड़ी देर के लिए, सो दैट वो एबिलिटी मेंटेन रहे आंख की ना, फोकस दूर के ऑब्जेक्ट को भी फोकस करना और पास के ऑब्जेक्ट को भी फोकस करना, ठीक है बेटा। ओके, अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो करेक्शन का सबसे पहले चीज है, इसमें हम क्या यूज करें बेटा, कौन सा लेंस यूज करें हम इसमें, कॉनकेव लेंस। वाई कॉनकेव लेंस? कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज, हमें रेज को पहले नहीं मिलाना, जो रेज पहले मिल रही थी अब उन रेज को हम क्या कर रहे हैं, पहले मिला देंगे। तो आंख के आगे एक ऐसा लेंस लगा देंगे जो रेज को पहले नहीं मिलाने देगा, वो कहां मिलाएगा, वो आंख पे मिलाएगा, आंख के रेटिना पे मिलाएगा। समझ में आया? तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे बेटा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर देगा, रेज को जल्दी नहीं मिलने देगा, तो हम आंख के आगे क्या पहनते हैं, एक कॉनकेव लेंस पहनते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, आगे समझ में? तो मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब नजदीक का साफ दिखना, दूर का साफ नहीं दिखना। कॉज क्या हो सकते हैं, फोकल लेंथ जो है वो आगे आ जाएगी इसके अंदर, रेटिना से पहले इमेज बनेगी, ठीक है, ये इसका कॉज है। और पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं बेटा, ठीक, ये तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज है मायोपिया के, ठीक है, मायोपिया किसको बोलते हैं। अच्छा, तो और इसके पॉसिबल कॉजेज क्या है, या तो आंख का साइज, इलोंगेशन ऑफ साइज ऑफ आई बॉल, दूसरा डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है। करेक्शन कैसे करेंगे बेटा, करेक्शन यूज करेंगे हम इसमें कॉनकेव लेंस, ठीक है, याद रहेगा। अब आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। देखो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर वर्ड का मतलब होता है हाइपर, जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई क्यों हाइपर हो रहा है तू, हाइपर का मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब दूर, दूर का दिख रहा है बस इस ऑब्जेक्ट, इस डिफेक्ट के अंदर जो बंदे हैं उसको दूर का साफ दिखेगा, पास का साफ नहीं दिखेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जर्वर है उसको बेटा दूर का साफ दिखाई देगा, पास का नहीं दिखाई देगा। इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार मतलब दूर दृष्टि दोष, दूर का दिखता है ना, फिर मत कंफ्यूज हो जाना बेटा। दूर दृष्टि दोष मतलब ये मत सोचना कि दूर का नहीं दिख रहा, दूर का ही साफ दिखेगा उसका, पास का साफ नहीं दिखेगा, समझ गए। फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखेंगे, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखेंगे। अब इसमें डिफेक्ट उल्टा है, देखो इसका कॉज क्या है कि जो ये हैं, जो रेज हैं, ये बाद में जाके मिलेंगी, रेटिना के पीछे मिलेंगी, बिल्कुल उल्टा है, मायोपिया का उल्टा है। अब कॉज क्या हो सकता है, बिल्कुल उल्टा कर दो कि जो है ये फोकल लेंथ तो उतनी है लेंस की, ये हमारी आई बॉल थोड़ी सी इसका साइज हल्का सा चेंज हो गया, कम हो गया। एक तो ये हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, ठीक है बच्चा। एक और क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि भाई रेज तो वहीं मिल रही है, समझ के, नहीं आई तो वही है, आई आंख तो उतनी है, फोकल लेंथ क्या हो जाए, इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाए, समझ गए, ये अब पीछे जाके मिल रही है, क्लियर है। तो फोकल लेंथ चेंज हो सकती है भाई, जो हमारा आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाएगी तो बेटा वो रेटिना के पीछे चली जाएगी। ये होती है फोकल लेंथ, लेंस से जहां रेज मिलती हैं उतनी डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अब मुझे इसको कम करना है भाई, कम करने के लिए इनको कन्वर्ज करना है। कन्वर्ज का मतलब मिलाना, जल्दी मिलाना है। जल्दी मिलाने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। बच्चे समझ में आया, ठीक है। तो ये कौन सा डिफेक्ट है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया, याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है, देखो इस डिफेक्ट को समझाता हूं पहले। हमारा जो आई लेंस है, जो आंख का लेंस है, वो होल्ड करती है उसको कुछ मसल्स, इन मसल्स को बोलते हैं सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स। और ये कैसे काम करती हैं, ये क्या करती हैं, देखो अगर ये स्ट्रेच हो जाए, खिंच जाए, ये मसल्स खिंचे, तो हमारा जो लेंस है वो पतला हो जाएगा, और पतला होने के बाद उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, पतला होने के बाद उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। और अगर ये कंप्रेस हो गया, ठीक है, तो हमारा जो लेंस है वो थिक हो जाएगा। अब जो ये है फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम होती है भाई, है ना बेटा। तो इसका मतलब जो आंख की फोकल लेंथ चेंज होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिलेरी मसल्स, ठीक है। हम देखो अब इसको फोकस कर रहा हूं मैं, इसको हटाया, अब मैं दीवार को फोकस कर रहा हूं भाई। तो ये किसने करा, विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। लेंस की फोकल लेंथ चेंज हुई है सिलेरी मसल्स की वजह से, समझ में आया। अब देखो जैसे जैसे एज होती जाती है तो ये सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है ना बेटा। जैसे आप रबड़ को भी अगर बार बार खींचोगे तो एक टाइम रबड़ क्या हो जाएगी बेचारी, ऐसी हो जाएगी वो भी, है ना।
तो ऐसे ही हमारी सिलेरी वेसल्स एज के साथ वीक होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ना तो दूर ऑब्जर्वर ना तो दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाता है क्लियरली, ना ही पास के ऑब्जेक्ट को जल्दी से फोकस कर पाता है। तो इसका मतलब दोनों डिफेक्ट हो जाएंगे, उसको पास का भी साफ नहीं दिखाई देगा और दूर का भी साफ नहीं दिखाई देगा। तो डिफेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट नाइदर कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, समझ गए? तो द डिफेक्ट इज नोन एज प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं इसको? प्रेस बायोपिया। अब इसको रिमूव कैसे करें? क्या दो दो चश्मे पहन ले हैं भाई? दूर का भी नहीं दिख रहा, पास का भी नहीं दिख रहा, कॉनकेव भी पहन लो, कॉन्वेक्स भी पहन लो? नहीं, इसके लिए एक लेंस है, एक के अंदर ही दोनों लेंस लगा दिए। कैसे? ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं बना लेता हूं कॉन्वेक्स, ये बताऊंगा क्यों। और ऊपर वाला कौन सा है बेटा? कॉनकेव। यहां मैं लगा दूं कौन सा? कॉनकेव। या कौन सा लेंस लगा दूं? क्यों? कॉनकेव। कॉनकेव क्यों? देखो, सबसे पहले जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हम आईज को उठा के देखेंगे, आंखें, तो हमारी आंखें रहेंगी जो वो लेंस के ऊपर की तरफ हिस्से में रहेंगी। तो अब रिफ्रैक्शन किसके थ्रू होगा? इस कॉनकेव लेंस के थ्रू, समझ गए? और दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहे हम साफ, समझ गए? तो अच्छे से फोकस हो पाएंगे हम हमारी आई में। और जब हम पढ़ते हैं पास के पढ़ते हैं तो नजरें झुका लेते हैं भाई, नियर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो कोई भी अपने नियर ऑब्जेक्ट को देखो, आंखें नजरें झुका लोगे आप, तो उसके लिए अब नजरें झुकाने के बाद अब जल्दी से रेज को क्या करना है? मुझे कन्वर्ज करना है, क्योंकि कन्वर्जिंग रेज क्या करती है? नजदीक के ऑब्जेक्ट को कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है? नजदीक के ऑब्जेक्ट को फोकस करता है। इसलिए हम नीचे लगाते हैं बेटा कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर लगाते हैं हम कॉनकेव लेंस, ठीक है? तो ऐसा लेंस होता है, ऐसा चश्मा आता है बेटा, समझ गए? इसको बोलते हैं हम बाईफोकल लेंस। क्या बोलते हैं इसको? बाईफोकल लेंस। तो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों लेंस होते हैं इसमें, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, समझ गए? क्लियर है बेटा? ठीक, तो ये हमारा प्रेस बायोपिया होगा। ठीक, अब क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ, ठीक है? क्वेश्चन के बिना कुछ मजा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे भाई, ठीक है? तो क्वेश्चन लगाने से पहले मेरी एक बात याद रखना बच्चा, मैं बहुत मस्त तुम्हें ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, इसके बाद क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इन मायोपिया याद रखना बेटा, मायोपिया के अंदर आपको बेटा यू की वैल्यू रखनी है -इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? इन्फिनिटी से आएगा। बेटा दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए याद रखो हम आंखें उठाएंगे, ऊपर कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस, समझ गए? तो दूर का ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी मतलब पैरेलल रेज से। इन्फिनिटी का मतलब है चांद तारों से नहीं, दूर से आ रहा है, क्योंकि दूर का साफ नहीं दिख रहा ना, तो जब दूर से रेज आती है तो वो पैरेलल रेज आती है। तो यू की वैल्यू रखेंगे हम -इन्फिनिटी, और पैरेलल रेज मतलब इन्फिनिटी से आ रही है। अच्छा, v की वैल्यू क्या होगी? माइनस गिवन वैल्यू, जो भी वैल्यू दी हुई होगी वो, भाई 5 मीटर दूर से नहीं दिख रहा, 10 मीटर दूर से नहीं दिख रहा, वो v की वैल्यू आएगी। तो v की वैल्यू माइनस, दोनों माइनस क्यों? क्योंकि सब आंख के आगे हो रहा है, लेंस के लेफ्ट साइड में हो रहा है। साइन कन्वेंस से अगर हम देखें लेंस से आगे वाली जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो सब क्या होंगे बेटा? नेगेटिव होंगे, ठीक है? इन हाइपरमेट्रोपिया, इन हाइपरमेट्रोपिया में क्या करोगे? हाइपरमेट्रोपिया में u की वैल्यू क्या लोगे बेटा? u की वैल्यू लोगे आप -25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टिंक्ट विजन कितना है? नॉर्मल ह्यूमन आई का डिस्टिंक्ट विजन कितना है? -25। हमें ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे लेके आना है, मतलब 25 सेंटीमीटर से पास तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई भी नहीं देख सकती बेटा। मेरी बात समझ रहे हो? कि 25 सेंटीमीटर से तो मैं या कोई भी जिसकी आंख बिल्कुल साफ है वो पास उसको भी क्लियरली नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, समझ गए? तो 25 सेंटीमीटर से नजदीक हम नहीं लेके आ सकते। तो u की वैल्यू क्या होगी? 25। v की वैल्यू क्या होगी? माइनस गिवन वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा बेटा? v माइनस, आंख के आगे हो रहा है इसलिए दोनों नेगेटिव होगा। ये समझे? देखो ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट में हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिख रहा। पास का मतलब यार जैसे मान लो एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। बट अल्टीमेटली हमें कहां लेके आना उसको? 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर से पास नहीं लेके आ सकते क्योंकि तब तो एक स्वस्थ आंख भी साफ नहीं देख पाती उससे नजदीक, ठीक है? तो ये ध्यान रखना बेटा, u की वैल्यू इसमें -25, v की वैल्यू इसमें माइनस गिवन वैल्यू। जैसे अब क्वेश्चन करते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, अ बॉय 14 ईयर्स स्टूडेंट है, उसको 5 मीटर दूर ब्लैक बोर्ड है, वो नहीं दिख रहा, यानी दूर का नहीं दिख रहा उसको, है ना? दूर का नहीं दिख रहा।
तो इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट है उसको बेटा, उसको डिफेक्ट है कौन सा बेटा, हाइपरमेट्रोपिया, ओ मायोपिया, आई एम सॉरी, कौन सा बेटा, मायोपिया, क्योंकि दूर का नहीं दिख रहा ना। मायोपिया में कौन सा होता है, अब यहाँ आप गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि एक वर्ड का ही खेल है बेटा ये। तो उसको कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया, पास का दिख रहा है, दूर का बोर्ड नहीं दिख रहा, समझ गए। तो डिफेक्ट कौन सा बेटा, मायोपिया। कॉज क्या है बता दिया मैंने, कि या तो आई बॉल का साइज बढ़ जाए या फोकल लेंथ कम हो जाए। अब पावर निकालनी है, करेक्टिव लेंस, पावर कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था बेटा कि देखो सबसे पहले क्या बताया बताओ क्वेश्चन में, ये रहा मायोपिया में u की वैल्यू क्या लेनी है, u की वैल्यू ले ली मैंने -∞, और v की वैल्यू क्या, कितनी दूर से नहीं दिख रहा उसको, -5 मीटर से। तो लेंस फॉर्मूला लगा दो, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ये तो सबको पता है। लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v - 1/u = 1/f। 1/v कितना होता है, अरे भाई चल, हाँ 1/v, v की वैल्यू -5, 1/u, u की वैल्यू कितनी है बेटा, -∞, इक्वल टू 1/f। 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 होता है, याद रखना बेटा 1/∞ क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -1/5 इक्वल टू 1/f। या अगर हम यहां से फोकल लेंथ पूछिए तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, -5 मीटर। अब पावर निकाल लो, पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो अगर सेंटीमीटर में तो 100/f सेंटीमीटर, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है तो, नहीं तो अदरवाइज पावर सीधा निकालने के लिए 1/f कर दो। अगर मीटर में तो 100 तब लगाना है जब सेंटीमीटर में, तो यहां पे आ जाएगा 1/5, यानी कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा -0.2d, समझ गए। तो -0.2d, d इज द डायोप्टर यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो मतलब 0.2 का चश्मा लगा देंगे पावर का माइनस का, तो उसको साफ दिखने लगेगा, समझ गए, ज्यादा नहीं है भाई, वैसे भी 5 मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ओके, आए समझ में क्वेश्चन, ठीक है। तो बस ये वैल्यू ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। u की वैल्यू क्या लेंगे, -∞, क्योंकि दूर से आ रहा ऑब्जेक्ट, ओके। और क्या है, v की वैल्यू होगी माइनस गिवन वैल्यू, जितनी दूर से नहीं दिख रहा उसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिका इज 75 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को समझो, देखो बेटा नियर पॉइंट 75 सेंटीमीटर है, एक इंसान को, एक स्वस्थ इंसान को 25 सेंटीमीटर के पास से, उससे पास के ऑब्जेक्ट को साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इस बंदे को जो डिफेक्ट है उसको बेचारे को 75 सेंटीमीटर से नजदीक ही नहीं दिखाई दे रहा, उसके पास का नहीं दिख रहा, समझ गए। आगे तो दिख रहा है 75 से दूर दूर, पर 75 से जब पास आएंगे तो वो नहीं दिख रहा। तो ऑफकोर्स कौन सा डिफेक्ट है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा डिफेक्ट है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया। और कॉज क्या हो सकते हैं, वही, या तो क्या हो जाए, आई बॉल का साइज डिक्रीज हो जाए या फोकल लेंथ बढ़ जाए। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो पावर निकाल लेते हैं, देखो मैंने क्या बताया बेटा, u की वैल्यू क्या लेंगे इसमें, -25 सेंटीमीटर। कहां फोकस करना है उसको, डिस्टिंक्ट डिवीजन, और डिस्टिंक्ट डिवीजन कितना होता है, -25। v कितना है, गिवन वैल्यू कितनी है, -75 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दो बेटा, 1/v - 1/u = 1/f। सारे क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। 1/v, v कितना है बेटा, -75 -25। ये ध्यान रखना, ये यहां गलती करोगे तुम लोग, मुझे पता है तुम क्या करोगे, ऐसे कर दोगे, नहीं 25 नहीं है बेटा, -25 है। फॉर्मूले में माइनस तो पहले से ही है, 1/f, प्लीज यहां ध्यान देना। तो ये आ जाएगा -75 और प्लस 1/25 हो जाएगा, ये 1/f, ठीक है। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम 75 आएगा, -1 और कितना आएगा, 3 आ जाएगा, यानी 2/75, 1/f, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब उल्टा करो, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75/2, यानी 37.75 मीटर, ये फोकल लेंथ हो गई। क्लियर है बेटा। पावर निकाल लो, पावर क्या हो जाएगा, 1/f, ठीक है। तो इसका उल्टा करना है बस तुम्हें, 1/f कितना था, 1/f तुम्हारा कितना था बेटा, 2/75 था, समझ गए। इसको डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा +d आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा इसको डिवाइड। क्लियर है बेटा। तो इतनी पावर का हम क्या करेंगे, इसका लेंस यूज करेंगे। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दोबारा से वीडियो देख लेना बेटा, अगर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपी के क्वेश्चन समझ में नहीं आए, एक दो क्वेश्चन आप खुद लगा के देखो, डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थ्रू अ प्रिज्म, तो सपोज करो दिस इज अ प्रिज्म, या
सो दिस इज अ प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म है ये। अब यहां से कोई लाइट अगर आती है बेटा, सुनो ध्यान से, अगर कोई लाइट यहां से एंटर करती है, ये लाइट, भाई एक लाइट यहां से आ रही है ऐसे, देखो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट कैसे जाती बेटा, ये लाइट सीधी चली जाती, ये लाइट कुछ इस तरीके से जाती बेटा, कैसे जाती, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो कुछ इस तरीके से जाती। ये दिस इज अ इंसिडेंट रे, इस रे को क्या बोलेंगे बेटा हम, इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। लेकिन प्रिज्म की वजह से, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, और जब जब मीडियम चेंज हो रहा है तब तक रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा। तो अब लाइट क्या होगा, इसका पाथ चेंज होगा बेटा, अब ये कुछ इस तरीके से जाएगी प्रिज्म, ओके बेटा, तो इसका पाथ चेंज हो जाएगा, ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे है ये हमारी, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, अब एंगल की बात करते हैं, एंगल कौन कौन से होंगे, देखो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल कौन सा होगा इसके अंदर। ये अगर हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है सरफेस पे परपेंडिकुलर, जैसे अगर मान लो ये सरफेस है, इस पे 90 डिग्री, अगर ये सरफेस है तो इस पे 90 डिग्री, अगर ये सरफेस है तो इस पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो अब सरफेस हमारी ये है बच्चा, ठीक है, इस पे 90 डिग्री हमें ड्रॉ करना है, कौन सी, देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है और इस पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है, इसी से तो रिफ्रैक्शन हुआ है, तो ये 90 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल, क्या बोलेंगे बेटा हम इसको, नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं इसको, क्लियर है, ओके। अब ये रे यहां पे गई, देखो अब मीडियम दोबारा चेंज हो रहा है, क्योंकि अब ये प्रिज्म से बाहर निकल रही है, ये डेंसर मीडियम है, ये भारी मीडियम है, और ये रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सा, रेरर मीडियम है, हल्का मीडियम है ये, ठीक है बेटा। तो ये रेरर मीडियम, कौन सा बेटा, रेरर, रेरर का मतलब हल्का, डेंसर का मतलब भारी, समझ गए। तो ये अब डेंसर से किस में जा रही है, रेरर में जा रही है, और डेंसर से रेरर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। अब पहले तो इसमें नॉर्मल ड्रॉ करो, कहां नॉर्मल होगा, जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे लाइट टकराएगी, रे टकराएगी, तो इसमें नॉर्मल ड्रॉ करो, अगेन ऐसे ही, ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री कैसे आएगा, ऐसे आएगा बेटा, क्लियर है। तो ये 90 डिग्री आएगा हमारे पास। अब लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर भागेगी, जैसे ये नॉर्मल है तो इससे दूर भागेगी, तो लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी बेटा, कहां से जाएगी लाइट, कुछ इस तरीके से, तो लाइट ऐसे पास होगी, क्लियर है बेटा, ये लाइट, तो ये जो लाइट निकल रही है इसको बोलते हैं हम एमर्जेंट रे, क्योंकि एमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना, तो ये रे कौन सी होगी बेटा, एमर्जेंट रे होगी। एमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एंगल ऑफ एमरजेंस, क्या बोलते हैं बेटा इसको, एंगल ऑफ एमरजेंस बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एमरजेंस। अब ध्यान से देखना, इसमें एक चीज बनने वाली है, क्या, देखो ये हमारी एमरजेंट रे है, फाइनली हमें ये रे मिलने वाली है ना, ठीक है, ये रे हमें पता चलेगा भाई, रिफ्रैक्शन के बाद ये मिलेगी हमें। अगर ये प्रिज्म नहीं होता, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये पूरी कहानी नहीं होती। इसका मतलब क्या होगा, ये रे सिर्फ ऐसे जाती, ओरिजिनली रे ये थी, लेकिन अब रे ये है हमारे पास, ठीक है। तो अगर देखें हम, यहां पे रे जाना चाहिए था इसका, और यहां जा रही है, तो इसका मतलब इतना डेविएट हो गई, है ना, इतना डेविएशन हो गई। भाई मान लो आपको दिल्ली जाना था, आपने रास्ता चेंज करके आप मेरठ की तरफ चले गए मान लो, ठीक है, तो इसका मतलब डेविएट हो गए आप अपने पाथ से। ऐसे ही रे डेविएट हो गई, विचलित हो गई, है ना, तो डेविएट हो गई ये अपने ओरिजिनल पाथ से। ओरिजिनल पाथ ये था इसका, लेकिन अब रे ये दिख रही है, अगर हम देखें तो ये दिख रही है, लेकिन जाना कहां था उसको, यहां पे जाना था, है ना, तो इसका मतलब ये डेविएशन हुआ है, क्लियर है बेटा। अगर हम इस रे को पीछे की तरफ मिलाएं, है ना, अगर हम इस रे को पीछे की तरफ मिला के देखें तो ये रे कहां जाएगी बेटा, ये यहां मिलेगी जाके,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रे हमें ये दिख रही है, उसको जाना चाहिए था इधर, इसका मतलब इतना एंगल, यार इतना एंगल चेंज हो गया, समझ गए आप, इसलिए को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जा कहां रही है, ये यहां रही है, समझ गए। तो एंगल बना दो इसके बीच में, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम ही तो है बेटा, समझ गए। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, या तो इसको थोड़ा सा बैक करके मिला लो या इसी को ही से बोल दो, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है थोड़ा एस की तरह, यही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, क्योंकि इतना ही डेविएट हुई है ना हमारे पास से, ठीक है। और जब हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट आगे पढ़ेंगे तो अब देखेंगे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है सब लाइट्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, उसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बता दूं वैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, कि यही लाइट आगे 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, समझ गए। ये तो सिर्फ रिफ्रैक्शन पार्ट हमने देखा है, डिस्पर्जन जब हम करेंगे तो देखेंगे उसमें ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, और हर एक कलर का वेवलेंथ क्या होगा, हर एक कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिफरेंट होगा, समझ में आया बेटा। तो ये हमारा एंगल ऑफ, थोड़ा सा सही से ये वाला डायग्राम है, ठीक है, ये बनाना, ठीक है, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बना सकते हैं, वो भी क्लियर है। दिस इज व्हाट बेटा एंगल ऑफ डेविएशन, तो आपको समझ में आई ये चीजें, ठीक है। तो ये वाला एंगल आई हो गया हमारे पास, ये अच्छा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, नॉर्मल कहां है बेटा, ये है नॉर्मल, ये तो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लो ये यहाँ पे R1 है और यहाँ पे ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये भी रिफ्रैक्टेड रे, अभी स्टिल दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल, इसको हम R2 बोल देते हैं, ठीक है। कंपेरेबल होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा R1 R2, क्योंकि मीडियम सेम है हमारे पास, ठीक, क्लियर है बेटा। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया। डिफाइन कैसे करेंगे एंगल ऑफ एमर्जेंस को, एंगल ऑफ एमर्जेंस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द एमर्जेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिफाइन करें, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल बिटवीन एमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल रे, ठीक है, एंड ओरिजिनल मतलब इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट ही तो है बेटा, इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया टॉपिक आपको। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, कि जब भी एक व्हाइट लाइट, बच्चों जो व्हाइट लाइट, जो सनलाइट होती है, दिस इज कॉल्ड व्हाइट लाइट, है ना। तो एक व्हाइट लाइट एक्चुअली में व्हाइट नहीं होती है, अगर व्हाइट लाइट को हम सेपरेट करें तो इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। एक व्हाइट लाइट के अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं बेटा, 7 कलर्स होते हैं, और इन 7 कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूं मैं सारी कलर का और वेवलेंथ का चक्कर क्या है। कि जब भी एक व्हाइट लाइट पास होती है प्रिज्म लाइक मटेरियल से, प्रिज्म या प्रिज्म जैसी चीज से, ठीक है, और भी चीजें जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स आल्सो एक्ट एज अ प्रिज्म, समझ गए। तो वाटर ड्रॉपलेट जिस तरीके से रेनबो बनता है ना, वो भी एक प्रिज्म की तरह काम करती है। तो अगर ये प्रिज्म से टकरा के 7 कलर्स में सेपरेट हो जाती है, समझ गए, याद रहे प्रिज्म 7 कलर्स नहीं दे रहा है, प्रिज्म जस्ट क्या कर रहा है, इनको सेपरेट कर रहा है, इन सारे कलर्स को सेपरेट कर रहा है जो कि इसमें ऑलरेडी मौजूद थे। यही बात मैं कह रहा हूं, अ व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड बाय अ 7 कलर, 7 कलर से कंपोज होती है बेटा, एंड और उसके अंदर कौन कौन से कलर होते हैं, ये कलर्स होते हैं बेटा विबग्योर। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये क्या होता है बेटा, विबग्योर होता है। विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स होते हैं बेटा। एक्चुअली में कलर ये कुछ इस तरीके से होता है, ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, येलो, ऑरेंज और रेड, समझ गए। तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। यही 7 कलर अगर बेटा, अगर इनको हम बाद में इसको वापस करें तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा एक व्हाइट लाइट बना देगी, समझ गए। और आगे पढ़ोगे भी आप, रिकॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स उसमें प्रिज्म में भी है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स में, कि अगर एक प्रिज्म को हम उल्टा रख दें ऐसे, तो ये वापस जब ये 7 कलर्स में जाएंगे तो वापस ये कंपोज हो जाएंगे और वापस क्या देगा, एक व्हाइट लाइट देगा। अगर हम प्रिज्म को उल्टा रख दें, इस प्रिज्म के ऐसे उल्टा रख दें, एनसीईआरटी में आप देखोगे ये वाला डायग्राम बना हुआ है कि अगर एक प्रिज्म को
वापस इस तरीके से उल्टा रख दे, ठीक है, इसका बेस नीचे ये है, इसके रिवर्स डायरेक्शन में रखना है, तो ये वापस क्या देगा बेटा, व्हाइट लाइट देगा। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से डिस्पर्जन होता है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वेवलेंथ का अलग होना। देखो जो लाइट के जो 7 कलर्स है बेटा, अगर उनकी वेवलेंथ देखें, देखो वेवलेंथ होता क्या है, वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ, है ना। तो सबसे जो कम वेवलेंथ होती है बेटा वो होते हैं वॉयलेट की, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ये जो हिस्सा है, ये ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ट्रफ। एक क्रस्ट और ट्रफ जहां खत्म होती है वो हमारा एक वेवलेंथ बनता है। इंडिगो, इंडिगो की थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी। ब्लू, अगर ब्लू की वेवलेंथ देखें थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगी। ग्रीन, मैं सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं बेटा, है ना, ऐसे नहीं इतनी ही होती है। ग्रीन, येलो की ज्यादा होती रहती है, ऐसे थोड़ी सी और ज्यादा हो गई। ऑरेंज, अगर ऑरेंज की वेवलेंथ देखें थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी। और लास्ट में क्या था हमारे पास, रेड कलर। क्या था बेटा, रेड कलर। अगर रेड कलर की देखें वेवलेंथ, तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, समझ गए। रेड कलर की वेवलेंथ बेटा सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा होगी, इससे क्या होगा सर, इससे बेटा इसकी स्पीड ज्यादा होती है। अगर मीडियम की बात करें, देखो वैक्यूम में जो लाइट है वो वैक्यूम या एयर, एयर इज नॉट अ डेंसर मीडियम, एयर बहुत हल्का मीडियम है तो हम उसको डेंसर मीडियम नहीं बोलेंगे। एयर और वैक्यूम ऑलमोस्ट लाइट की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरे बच्चे, सारे कलर्स इसी स्पीड से भागते हैं, है ना। अगर आपके सामने मान लो 7 बच्चे हैं, वो एक ही स्पीड से भागे और आप उसको ऐसे देख रहे हो, मान लो मेरे सामने 7 बच्चे ऐसे लाइन बना के और उनको इधर भागना है, अगर वो एक स्पीड से भागेंगे तो मुझे एक ही स्पीड, एक लाइन में चलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा ही अगर ये 7 कलर एक साथ एक स्पीड से भागेंगे तो ये सारे मिलके चलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, व्हाइट लाइट बनाएंगे। लेकिन प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म इज अ मीडियम, और प्रिज्म के अंदर क्या होगा, जब ये एट अ सर्टेन एंगल, किसी एंगल पे, ऐसे एंगल पे टकराते हैं जहां से इनका रिफ्रैक्शन होता है और डिस्पर्जन होता है, जहां से इनकी स्पीड, जब ये इस मीडियम में एंटर करते हैं तो मीडियम के अंदर क्या होगा, इनकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी, समझ गए। ये किसी अलग स्पीड से भागेगा, ये किसी अलग स्पीड से, है ना बेटा। देखो मान लो आपको मैं हवा में भागने के लिए बोलूं और फिर मैं बोलूं कि बीच में पानी के ऊपर भागना है, तो डेफिनेटली मीडियम के अंदर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ऐसे ही जब ये 7 कलर्स के मीडियम के अंदर भागते हैं तो इनकी जो स्पीड है अलग अलग हो जाएगी। अब सबसे तेज कौन भागेगा ये बताओ मुझे, सबसे तेज भागेगा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ये क्योंकि ऑलमोस्ट स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है भाई। एक तो ऐसे सांप एक ऐसे चल रहा है और एक ऐसा ऑलमोस्ट सीधा चल रहा है, तो वो ज्यादा तेज भागेगा ना, है ना। तो ऐसे ही रेड कलर का जो रेड कलर है बेटा वो सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करता है, तो फास्टेस्ट ट्रेवल करता है तो इसलिए उसका जो है उसका सबसे कम डिस्पर्जन होता है, सॉरी इसका मतलब सबसे कम डेविएशन होता है, मीन टू से सबसे कम डेविएशन होता है। देखो ये एक्चुअली में जो रे थी बच्चा मेरे, ये कहां जानी चाहिए थी, ये रे एक्चुअली में यहां जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें डेविएशन हो गया। देखो एक तो रिफ्रैक्शन हो रहा है और लाइट 7 कलर्स में भी स्प्लिट हो रही है ना। तो सबसे कौन फास्ट भाग रहा है, रेड भाग रहा है, क्यों, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे कम कितना डेविएट हुआ, ये सिर्फ इतना डेविएट हुआ, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, देख लेना आप बेटा, ओके। और ये डेविएशन, ये वाला जो एंगल है, ये रेड वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है बेटा, सबसे कम होती है, समझ गए। तो अलग अलग एंगल पे इनका डेविएशन होता है और रेड कलर का डेविएशन कम होता है, क्यों, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, तो कम डेविएट होती है वो, समझ गए बेटा। तो रेड कलर का डेविएशन कम होता है और क्या होगा बेटा, ये इस तरीके का पैटर्न बनाती है, क्लियर है बेटा, ओके। तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या लिखेंगे, तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। व्हाइट लाइट के जो डिफरेंट कलर्स है उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, दैट्स व्हाई व्हेनेवर अ व्हाइट लाइट passes through a medium prism like material, okay, its speed changes
all the constituent colors move with the different colors, different speed, okay, और different speed से move करेंगे, so that's why they are reflected at different angle. So हर एक कलर अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट होगा बेटा, इसका रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा, समझ के, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसका रिफ्रैक्शन कम होगा रेड कलर का। ओके, सो दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, की वेवलेंथ का डिफरेंट होना, अलग अलग वेवलेंथ का डिफरेंट होना, अलग अलग कलर क्या की वेवलेंथ का डिफरेंट होना ही क्या कहलाता है बेटा, ये है कॉज ऑफ डिस्पर्जन, क्योंकि इसी की वजह से डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है। अगर वेवलेंथ सेम होती सबकी तो सब एक ही स्पीड से आते, सिर्फ क्या होता ये इसमें अगर सारे कलर एक ही स्पीड से भागते तो क्या होता, सिर्फ ये पाथ से डेविएट हो जाता, रिफ्रैक्शन होता, सिर्फ डिस्पर्जन नहीं होता, अलग अलग कलर में सेपरेट ही नहीं होता ये, अगर सबकी स्पीड्स मीडियम के अंदर सेम रहती है बेटा। समझ में आया बेटा? ओके, तो ये दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और ये टॉपिक था हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त बच्चों, मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, और लाइफ कैसी चल रही है आपकी? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा बेटा, और लगे रहिए जो भी आप कर रहे हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव में लगे रहिए, और अगर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड में लगे रहिए। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं पूरे दिल से करते रहिए, और जल्द ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। डोंट वरी, बस काम करिए, कर्म आपके हाथ में ना, फल की चिंता क्यों करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आगे हम इस कर्म को कंटिन्यू करते रहें, और आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक क्लास 10th का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। देखो, वो स्कैटरिंग और डिस्पर्जन में अंतर नहीं समझ पाते। देखो, जो स्कैटरिंग होती है बेटा, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, स्कैटरिंग के अंदर जो लाइट है दैट इज इंटरेक्ट विद द मीडियम, इंटरेक्ट विद द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मतलब देयर इज इंटरेक्शन। एक्चुअल में जो लाइट जो बनी है, लाइट इज कंपोज्ड बाय 7 कलर्स। आपको पता है लाइट के अंदर क्या होता है बेटा, 7 कलर्स होते हैं, और हर कलर की क्या होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो अगर हमने देखा होगा लास्ट क्लास में, आपने पढ़ा है, तो विबग्योर पैटर्न होता है, लाइट इन 7 कलर से मिलकर बनी है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, जो वॉयलेट की वेवलेंथ होती है, देखो बेटा, वो सबसे कम होती है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, है ना, इतनी लेंथ को वेव की लेंथ, है ना, वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ। जैसे जैसे हम रेड की तरफ प्रोसीड होते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है, ग्रीन की और थोड़ी ज्यादा होगी, येलो की और ज्यादा होगी, ऑरेंज की और ज्यादा होगी, और रेड है ना जो हमारा, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना। ये एक विजुअलाइजेशन है, ऐसा नहीं इतनी वेवलेंथ होती है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वेवलेंथ बढ़ती जाती है जैसे हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं, समझ के। तो हर एक कलर का वेवलेंथ अलग अलग है, और तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक कलर का इंटरेक्शन अलग अलग होगा, है ना भाई। पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है ना, पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है इंटरेक्शन, कि पार्टिकल छोटा है या बड़ा है ना। स्कैटरिंग ये कहती है, स्कैटरिंग क्या कहती है, स्कैटरिंग ये कहती है कि जो स्कैटरिंग तभी पॉसिबल है जब साइज ऑफ पार्टिकल किसका पार्टिकल ऑफ मीडियम के पार्टिकल, वो किसके कंपेरेबल हो, मतलब उसका साइज ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना बेटा। जैसे मान लो ये ब्लू कलर की वेवलेंथ है, इतनी है, और इतने बड़े साइज के पार्टिकल अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, है ना। मान लो पार्टिकल इतना बड़ा है ना, जितनी बड़ी वेवलेंथ इसकी है, मान लो वॉयलेट की, है ना, तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसका होगा, इस वॉयलेट का होगा, बाकियों का इतना नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। अगर उसकी वेवलेंथ किसको मैच करती है, अगर उसकी वेवलेंथ मैच करती है किससे, मान लो इंडिगो कलर से, मान लो इतना बड़ा पार्टिकल है, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, इतना बड़ा पार्टिकल है और ये इससे ब्लू से मैच करती है ना। ये कहने को इतना बड़ा है, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पार्टिकल ये वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, माइन्यूट से दिखाई भी नहीं देती है ना, इतनी कम होती है ये। क्लियर है बेटा? तो छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो है ना, जो हमें दिखाई भी नहीं देते। तो अगर उनका साइज किससे कंपेयर कर जाए, जिस भी वेवलेंथ से कलर
जिस भी कलर की वेवलेंथ से मैच कर जाएगा उसी की स्कैटरिंग हो जाएगी, समझ रहे हो। बाकी कम स्कैटर्ड होंगे उनकी स्कैटरिंग ना के बराबर होगी, समझ के क्लियर है बेटा। क्योंकि पार्टिकल्स का देखो ना के बराबर इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि सारे पार्टिकल का साइज उतना इक्वल तो रहेगा नहीं, कोई थोड़ा छोटा सा होगा, कोई बड़ा होगा, है ना। तो जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे जिस साइज के, वो वेवलेंथ को जिससे मैच करते हैं उस कलर की सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होगी, समझ के बेटा। तो ये स्कैटरिंग है। और व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्पर्जन का मतलब होता है बेटा, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन मींस होता है सेपरेशन ऑफ कलर्स, separation of colors due to different velocities, due to different velocities of separation of color due to different velocity of colors in a medium, ठीक है। तो डिस्पर्जन के अंदर भी कलर का सेपरेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि जब प्रिज्म जैसे मटेरियल के अंदर अगर लाइट जा रही है तो उसकी वेलोसिटी उस मीडियम में अलग अलग होगी, हर एक कलर की वेलोसिटी अलग होगी, रेड की अलग होगी, वायलेट की अलग होगी, ब्लू की अलग होगी, है ना। और जो जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है बेटा वो सबसे फास्ट ट्रेवल करेगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो स्लो ट्रेवल करेगा, इसलिए सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, समझ रहे हो आप। तो अगर आप मान लो, आप खुद भी देखिए जनरल लाइफ में, अगर आपके पेस से चलेंगे सारे आपके आसपास के लोग तो आपके साथ चलेंगे, अगर किसी का पेस कम है, मान लो कम मेहनत कर रहा है कोई बच्चा, तो उसकी अलग मंजिल होगी, आपकी अलग मंजिल होगी। तो ये डिस्पर्जन है, समझ गए। स्कैटरिंग के अंदर पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो है वो उस पार्टिकल, अगर उसका साइज कंपेरेबल है, उसके इक्वल है, जिस भी वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं उसके इक्वल हो गया तो स्कैटरिंग उस कलर की पॉसिबल होगी, ना बाकियों की नहीं होगी, समझ गए। तो स्कैटरिंग मींस ये होता है बेटा, आगे समझ में। स्कैटरिंग मींस होता है इंटरेक्शन विद द पार्टिकल, स्कैटरिंग मींस द इंटरेक्शन ऑफ द लाइट विद द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, समझ के। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, एंड द लाइट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। मैं सही डेफिनेशन एक बार दोबारा बोल रहा हूं, whenever a ray of light interact with the medium of the particles and it gets scattered, yeah, it moves in the different direction, okay, then this is known as scattering of light। समझ गए, इधर उधर थोड़ा देख लेना, बाकी ऑलमोस्ट 99% डेफिनेशन ठीक है, ओके, आप ये लिख सकते हैं। आगे हमारे पास है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक रेलिक स्कैटरिंग है, इनका बड़ा योगदान है स्कैटरिंग के अंदर, रेलिक स्कैटरिंग, है ना। वैसे तो हमारे रमन इफेक्ट भी आता है इसके अंदर, स्कैटरिंग के अंदर, ओके, बट वो 10th का टॉपिक नहीं है, वो मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो रेलिक स्कैटरिंग ये कहती है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, जो लाइट स्कैटरिंग हुई है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो किस बात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के स्क्वायर के, किसके बेटा? 4 के। वेवलेंथ की पावर कितना बेटा? 4, यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा की पावर 4। यानी इसका मतलब यह है कि अगर वेवलेंथ ज्यादा हुई, है ना बेटा, अगर वेवलेंथ ज्यादा हुई तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होगी। इसका मतलब क्या है? रेड कलर की वेवलेंथ, जैसे फॉर एग्जांपल रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है किससे? वॉयलेट कलर से। तो इसका मतलब क्या होगा? किसकी? इनवर्स है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी वो कम स्कैटर्ड होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। इसका मतलब क्या होगा? जो अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, वो लेस होगी किससे? रेड की किससे कम होगी बेटा? वॉयलेट से। यानी वॉयलेट की ज्यादा स्कैटरिंग होती है रेड कलर से, समझ रहे हो बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि वॉयलेट की वेवलेंथ ज्यादा कम है किससे? रेड से। तो रेड से कम है। आप देखिए, वैसे भी आप सोचिए जरा, देखो एक वेवलेंथ ऐसे जा रही है, मैं वैसे आपको ना ये छोड़ो, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूं बहुत सही। देखो एक लाइट ऐसे जा रही है ऐसे, और एक लाइट ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रही है, यहां बहुत सारे पार्टिकल हैं। आप बताइए किसका इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा? ऐसी वेवलेंथ का, है ना, जो इतनी सी वेवलेंथ है, जो ऐसे मुड़ तोड़ के चल रही है, वो ज्यादा इंटरेक्शन। जो सीधा ट्रेवल करेगा वो
वो तो कम इंटरेक्शन करेगा, तो इसका मतलब ये इसको हम मतलब कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो जो सीधा ट्रेवल करेगा यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम स्कैटर्ड होगा। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? अब एप्लीकेशन करते हैं बेटा। इसकी एप्लीकेशन क्या है बेटा? देखो, हाँ, तो इसमें सबसे पहले है डेंजर सिग्नल आर रेड। मतलब ऐसा क्यों चुना गया कि रेड लाइट को हम डेंजर का सिग्नल मानते हैं, है ना, कि अब रुक जाओ, या कहीं भी अगर हमें डेंजर का सिग्नल देना तो रेड को क्यों मानते हैं? देखो, एक्चुअली रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर रेड कलर की बात करें तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। किससे? वॉयलेट से, इंडिगो से, ब्लू से, सारे कलर से ज्यादा होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर वेवलेंथ ज्यादा हुई, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होगी, यानी वो कम स्कैटर्ड होगा। कम स्कैटर होगा तो क्या होगा? वो जैसे एयर के पार्टिकल से रेड लाइट आएगी, है ना, पास होती हुई, मान लो एयर से आ रही है रेड लाइट, आपके सामने लगी हुई है ना, ये रेड लाइट है, आप यहां खड़े हो, तो वो कम इंटरेक्ट करेगी। वो लाइट क्या होगी? ऑलमोस्ट सीधा ट्रेवल करेगी। लेकिन अगर इसकी जगह हमने मान लो वॉयलेट कलर लगा दिया, ब्लू कलर लगा दिया, तो वो उसकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है, तो बेटा वो ज्यादा इंटरेक्ट करेगी, तो वो हम तक पहुंच नहीं पाएगी, वो बिखर जाएगी रास्ते में। समझ में आया? तो इसलिए रेड कलर का डेंजर सिग्नल इसलिए चूज किया क्योंकि वो दूर से ही दिखाई देता है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और कम इंटरेक्शन होगा उसका, मीडियम द पार्टिकल, वो सीधा ट्रेवल करेगी। दैट्स व्हाई डेंजर सिग्नल इज रेड। समझ के? नेक्स्ट इज ऐसे ही कुछ हाल ब्लू कलर ऑफ स्कैटरिंग है, मतलब स्काई, वाई स्काई अपीयर एज ब्लू कलर। ठीक है, तो स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? इसका पीछे रीजन ये है बेटा, क्योंकि देखो जब लाइट आती है, सनलाइट आती है ना, तो हमारा जो एटमोस्फेयर है, दिस इज आवर एटमोस्फेयर, दिस इज अर्थ। एटमोस्फेयर इज सराउंडेड बाय डिफरेंट गैसेस, बहुत सारी गैसेस से बना है ना, तो बहुत सारी गैसेस से बना है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल अवेलेबल हैं गैसेस के। अब जो साइज ऑफ द पार्टिकल है, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ एटमोस्फियर, पार्टिकल ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेस, एटमोस्फेरिक गैसेस, वो कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट सिमिलर है बेटा ब्लू कलर के, वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। किसके सिमिलर है बेटा? कंपेरेबल का मतलब है सिमिलर, वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। समझ गए बेटा? ओके, तो कलर COLR ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये फॉन्ट आया है ना भाई, CLO, क्या CLOUR, एक ब्रिटिश एक्सेंट है, एक UK एक्सेंट है ना, इट्स योर चॉइस कौन सा लिखना है आपको। सो वेवलेंथ ऑफ कलर के इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? कौन से कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी भाई? जिससे साइज ऑफ पार्टिकल मैच कर रहा है, जिस वेवलेंथ से, तो ब्लू कलर से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? ब्लू कलर की होगी। बाकियों की भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पार्टिकल किस वेवलेंथ के कंपेरेबल है, किस वेवलेंथ के इक्वल अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में? ब्लू कलर से। इसलिए क्या होता है बेटा? ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, और हमें जो स्काई है वो कैसा दिखाई देता है? वो ब्लू दिखाई देता है। सेम एज वाटर, वाटर के अंदर भी यही होता है, वाटर मॉलिक्यूल का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा? सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। क्लियर है बेटा? दैट्स वाई जो सी है वो वो कैसा दिखता है? हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। और इसका पता लगाया था इंडिया के बहुत अच्छे साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट रमन को, जिसको बाद में रमन इफेक्ट भी, आगे भी बहुत ज्यादा डिटेल में है ये, इसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उनको इसके लिए नोबेल अवार्ड भी मिला। ठीक है, तो ये था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता क्या बच्चा? देखो, जो ये हमारी अर्थ है, सपोज दिस इज अर्थ, है ना, आपको पता है अर्थ इज सराउंडेड बाय डिफरेंट गैसेस। अगर हम अर्थ ले, दिस इज अर्थ, अर्थ के ऊपर एयर ही एयर है आगे। ठीक है, तो ये एयर है, एटमॉस्फेयर है ये पूरा, इसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं हम। ठीक है, बहुत सारी गैसेस होती है इसके अंदर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। ठीक है, तो अलग अलग क्वांटिटीज में गैसेस होती हैं। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं बच्चा? हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ रहते हैं बच्चा, है ना। ये तो नहीं, ये तो पता है ना आपको कि हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं। कई बच्चे समझते हैं कि हम अर्थ जो ये गोला है ना, इसके अंदर रहते हैं, इनसाइड। इनसाइड नहीं बेटा, इस अर्थ सरफेस पे रहते हैं हम। ये पूरी जो सरफेस है ना, जिसके ऊपर मैप बना होता है ना, तो इस मैप पे रहते हैं हम। ठीक है, बीच में यहाँ वाटर है बहुत सारा, तो हम यहाँ रहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है कि
जब भी कोई लाइट, मान लो अगर सनलाइट की ही बात करें, है ना, तो सनलाइट की बात करते हैं, जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ठीक है, तो एंटर करती है तो देखो यहां तक तो सेम है, यहां तो वैक्यूम है ना, टिल एटमॉस्फेयर नहीं आता तब तक तो वैक्यूम है। लेकिन जैसे ही एंटर करती है किस में, एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर के अंदर तो क्या है बच्चा, बहुत सारी गैसेस है। क्या है, बहुत सारी गैसेस। और गैसेस के अंदर जो ये मीडियम है, इसको मीडियम बोलते हैं जिससे लाइट पास होती है। जैसे लाइट अगर पास होती है वाटर से, है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम से तो पास होती है, वाटर से, और क्या नाम है, कांच से, ग्लास से, है ना, और एयर से, है ना, और बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है उनसे पास होती है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या सारे मीडियम है, जो एयर है, ग्लास है, क्या सबकी डेंसिटी सेम है? क्या सब एक जैसे मीडियम से बने? क्या सबका भारीपन एक जैसा? नहीं, सबका डेंसिटी अलग अलग है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज आएगी बेटा, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब समझिए आप। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये है बच्चा कि अगर मीडियम भारी हुआ तो उसमें क्या होगा, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्लो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लास की बात करें, ग्लास इज मोर डेंसर, ग्लास इज मोर डेंसर देन एयर, है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना डेंसर मीडियम उतना स्पीड स्लो हो जाएगी हमारे पास, है ना बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर मीडियम में स्पीड ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है बेटा, वहां पे जो मीडियम है वो डेंसर है, वो भारी है, उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो अब देखो यहां पे क्या होता है कि यहां पे डिफरेंट गैसेस होती है, तो इसकी वजह से जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, कौन सी बेटा, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है कि अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम हैवी हुआ तो उसके अंदर स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी मींस क्या है बेटा, देखो डेंसिटी जैसे होता है मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम में कितना मास है बेटा, है ना। और इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि कितने वॉल्यूम में कितनी ऑप्टिसिटी है। ऑप्टिसिटी है मतलब कितना देखा जा सकता है ना। अगर मान लो इतनी मीडियम है हमारे पास और उसमें कम देखा जा सकता है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। समझ रहे बेटा, जैसे फॉग है, कई बार हम देखते हैं कि 1 मीटर दूर तक ही विजिबिलिटी है, तो उसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो गई। समझ रहे हो, ऑप्टिकल डेंसिटी का ये मतलब है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, मीडियम जब यहाँ लाइट एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड उतनी नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए, और जब मीडियम चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी तो रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट यहाँ के जाने के बजाय अगर ये मीडियम नहीं होता, बीच में एयर नहीं होती, तो लाइट सीधी जाती, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट क्या हो जाएगा, लाइट की स्पीड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो लाइट यहाँ जाने के बजाय लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। समझ में आया बेटा, तो लाइट क्या हो जाएगी हमारी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। समझ के, तो कॉज बता दिया मैंने, ड्यू टू चेंज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब इसके कुछ कॉजेज है बेटा, कारण क्या है, देखो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते दिखाई देते हैं, देखो बेटा अगर हम स्टार की बात करें, देखो मान लो ये बच्चा है, ये अर्थ सरफेस पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो अर्थ सरफेस के चारों तरफ क्या होगा, बहुत सारी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी हमारे पास, है ना बच्चे। ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी भाई, यहाँ पे अलग अलग गैसेस होंगी इसके ऊपर। समझ गए बेटा, ओके। तो मान लो अगर स्टार ये है हमारे पास, तो स्टार क्या होते हैं, स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये है। तो स्टार की जब लाइट हमारी आईज में आएगी, है ना, जो स्टार बेटा बहुत दूर दूर है, यू नो सन इज अ स्टार, लेकिन सन बहुत पास है ना। लेकिन कुछ स्टार है जो बहुत लाइट ईयर दूर है हमसे, बहुत बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो उनसे जब लाइट आएगी हमारे पास, वो कम इंटेंसिटी में आएगी, कम मात्रा में आएगी, है ना। सन की लाइट बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में आती है तो उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन सन की लाइट बहुत कम आती है। अब जब वो लाइट यहाँ पे एंटर करेगी, इट अकर्स मल्टीपल
रिफ्रैक्शन, बहुत सारे रिफ्रैक्शन होते हैं, जहां जहां मीडियम चेंज होगा वहां वहां पाथ चेंज होगा। समझ में आ रहा नहीं? तो पाथ चेंज होगा तो इसका मतलब पाथ क्या होगा, हमें लाइट कहां दिखाई देगी एक्चुअली में, हमें देखो अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट सीधी जाती है ऐसे, लेकिन क्या होगा रिफ्लेक्शन की वजह से इसका पाथ चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये लगेगा कि हमें स्टार यहाँ पे है। समझ में आ रहा नहीं? स्टार की पोजीशन हमें क्या लगेगी, देखो बेटा ये बेंड हो गई, ये बेंड हो गई, जानी चाहिए थी ऐसी लेकिन बेंड ऐसे हो गई, इसका पाथ चेंज हो गया। समझ के? तो लाइट ओरिजिनली हमें कहां से दिखेगी, जैसे लाइट यहां से आ रही है, इसको बोलते हैं एपरेंट स्टार पोजीशन, मतलब स्टार की पोजीशन चेंज हो गई। तो कभी हमें वो स्टार हमें यहां दिख रहा है, मीडियम चेंज होने से कभी यहां दिख रहा है, कभी यहां दिख रहा है। तो स्टार तो कभी हमें थोड़ा सा उसकी पोजीशन फिक्स नहीं दिखाई देती, वो थोड़ा सा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता, कभी इधर दिखाई दे रहा, कभी इधर दिखाई दे रहा, इतना नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसे हिल रहा, नहीं, बस थोड़ा सा उसका हल्का सा मामूली सा चेंज होता रहता है। इसको बोलते हैं हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। एक और रीजन है बेटा जिसमें बोलते हैं एडवांस सनराइज, सेकंड इसका एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्या होता है? डिलेड सनसेट, देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जहां हमें अर्थ और सन, जहां पे सॉरी आसमान और जमीन हमें मिलती हुई दिखाई देती है, जहां पे उसको बोलते हैं हम होरिजन। क्या बोलते हैं बेटा? उसको होरिजन बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, जहां पे आसमान और धरती हमें मिलते हुए दिखाई, देखो आप जरा, ठीक है, दिख रहा होगा जहां आसमान और धरती आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो देखो ये सन, मान लो ये सन राइज वाली सिचुएशन है ना, तो सनराइज हो रहा है। अब सनराइज मान लो सन अभी हमारा होरिजन से नीचे ही है ना, तो क्या होगा उसकी लाइट तो हमेशा निकलती रहेगी, चाहे वो यहाँ रहे, लाइट तो हमेशा उससे जाती रहेगी। तो 2 मिनट पहले ऐसा क्या होता है, देखो 2 मिनट पहले क्या होता है कि जब यहां से लाइट यहाँ पे होगी, है ना, थोड़ा सा ओरिजिन से नीचे होगा तो लाइट ऐसे जा रही होगी, लेकिन एटमोस्फियर में रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये थोड़ी बेंट हो जाती है, इधर मुड़ जाती है ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इसका पाथ चेंज हो जाएगा, तो ये हमें क्या दिखाई देगा, देखो पाथ चेंज हो गया, तो इसका अगर हम इसका ओरिजिनली देखें तो ये हमें ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है लाइट। समझ गए बेटा? तो हमें लगेगा, देखो हमें तो ऐसा लगेगा ना, लाइट मान लो, सुनो, लाइट ऐसे आके ऐसे मुड़ गई, हमारे पास मान लो लाइट ऐसे भाई कहीं से आ रही है, हमारे पास लाइट ऐसे मुड़ गई, तो हमें तो लगेगा लाइट स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल कर रहा है, उधर से आ रही है लाइट, है ना, तो हमें लगेगा कि लाइट यार, क्योंकि लाइट कैसे बेंट हुई है, देखो ऐसे ऐसे बेंट, हाँ लाइट ऐसे बेंट हुई है। तो अगर हम देखें तो लाइट हमें, सन हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, हमें लगेगा कि सनलाइट यहां से नहीं आ रही है, हमें कहां लगेगा थोड़ा सा ऊपर से आ रही है, तो सन हमें दिखाई देने लगेगा, है ना। आप समझिए, देखो लाइट हमारी, अगर इसकी लाइट हमारी आईज में आ गई तो हमें सन दिखाई देगा, हमें लगेगा सन यार ऊपर आ गया है, जबकि सन एक्चुअली में कहां होता है, नीचे होता है ना। हमारी आंखों में लाइट आने से मतलब है, हमें तो हमें लाइट आते ही हमें लगेगा कि सनराइज हो गया है। समझ में आ रहा है नहीं? तो 2 मिनट पहले ही जब वो सन नीचे होता है तो ही हमारी आंखों में लाइट आने लग जाती है, तो हमें वो लगता है कि ऊपर आ गया है वो। समझ गए? ऐसे ही डिले सनसेट में क्या होता है कि जब सन सेट हो जाता है, सन यहां पहुंच जाता है नीचे, तब भी क्या होता है, सेम ऐसी सिनेरियो होता है कि तब भी लाइट क्या होगा, हमारी आईज में पहुंचती रहेगी, रिफ्लेक्शन की वजह से यहां आके बेंट हो जाएगी, है ना। तो 2 मिनट क्या होता है, 2 मिनट बाद जब सन एक्चुअली में यहां पहुंच जाता है नीचे, है ना, देखो सनसेट तो इसको मानना चाहिए कि जब वो सन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहां आ जाए एक्चुअली में, है ना, होरिजन से नीचे, लेकिन जब यहां हमें तो सनसेट जब तक दिखाई देगा जब तक एक्चुअली में छिप नहीं जाता, जब तक हमारी आईज में रेज आनी बंद ना हो जाए। तो हमारी आईज में जब 2 मिनट हो जाएंगे तो भी रेज आती रहेंगी ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो हमें लगेगा नहीं नहीं यार सनसेट नहीं हुआ है अभी भी। समझ में आया? तो ऐसा 2 मिनट पहले स्टार्ट हो जाता है और 2 मिनट बाद तक भी रहता है। तो 2 और 2 यानी 4 मिनट हमें एक्स्ट्रा सनलाइट मिलती है, इसी को बोलते हैं हम एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। तो कॉज क्या है इसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।